Hello everyone, in this video I will give you a very simple overview of attention mechanism. कैसे हाउ इट केम इनटू द पिक्चर, इसके पहले के ज़माने में क्या होता था और ह्यूमन को क्या ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ी कि अटेंशन मैकेनिज्म आया और सब कुछ चेंज हो गया। तो बिफोर स्टडिंग अबाउट अटेंशन मैकेनिज्म, पहले की दुनिया में चलते हैं कि पहले क्या होता था और उसमें क्या लिमिटेशंस आई जिससे कि अटेंशन मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। सो इनिशियली मशीन लर्निंग बहुत अच्छी तरह काम करता था, लेकिन सिर्फ तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड डेटा पे, तुम्हारा आ गया टेबल्स या फिर नंबर्स, इन पे बहुत अच्छा काम करता था मशीन लर्निंग। इंसान भी खुश था, लेकिन धीरे धीरे इंसान की रिक्वायरमेंट्स और बढ़ने लगी। इंसान को मिल गए टेक्स्ट, ऑडियोज़, वीडियोज़ और तुम्हारे इमेजेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब इन पे मशीन लर्निंग में बोला कि मैं तो इनको हैंडल नहीं कर सकता, तो ह्यूमन ने एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग के बाद आता है डीप लर्निंग, इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, जो कि काम करता है तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क्स पे। ठीक है, अब सीक्वेंशियल डेटा को हैंडल करने के लिए, तो सीक्वेंशियल डेटा को हैंडल करने के लिए डीप लर्निंग में होता है RNN, दैट इज़ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी सीक्वेंस में ही होती है। आई एम लर्निंग। अब क्या करता है, ये हर एक यहाँ पे इस पूरे सीक्वेंस में, पूरे सेंटेंस में हर वर्ड डिपेंड करता है दूसरे वर्ड पे, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो मीनिंग बनता है तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप। आई को रीड करता है, फिर एम को रीड करता है, फिर लर्निंग को रीड करता है, तो RNN स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है, एक वर्ड को एक ही टाइम पे रीड करता है, फिर इन्फॉर्मेशन पास करेगा नेक्स्ट में। ठीक है, तो उसने पहले आई रीड किया, ठीक है, फिर एम पे जाएगा तो इन्फॉर्मेशन विल बी पास्ड आई एम, फिर तुम्हारा लर्निंग पे जाएगा तो रीड करेगा आई एम और फिर लर्निंग पे। अब ये बहुत छोटा सा सेंटेंस था, सिर्फ 3 वर्ड्स थे, तो RNN बहुत अच्छी तरह संभाल लेगा इसे, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा सेंटेंस आ जाता है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो ये क्या करता है, एक टाइम पे सिर्फ एक वर्ड को हैंडल कर पाता है, फिर इन्फॉर्मेशन पास करेगा नेक्स्ट वर्ड पे, जब नेक्स्ट वर्ड रीड करेगा नेक्स्ट वर्ड रीड करेगा। अब क्या होगा कि जब ये लास्ट में पहुंचेगा, जब ये रीड करते करते लास्ट में पहुंचेगा, तो जो फर्स्ट वर्ड था उसका मीनिंग फेड हो जाएगा और तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट प्रिजर्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई कि शॉर्ट वर्ड्स पे, शॉर्ट सेंटेंसेस पे तो बहुत अच्छी तरह काम करता है, लेकिन लोगों को चाहिए बड़े बड़े सेंटेंस, कुछ ऐसा जो बहुत बड़े बड़े सेंटेंस को भी समझ पाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए LSTM इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी फुल फॉर्म है तुम्हारी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया अब देखो हम क्या करते हैं, ह्यूमन क्या करता है, क्योंकि ये सारा ह्यूमन से ही इंस्पायर है, तो ह्यूमन क्या करता है, एक लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है पूरे लाइफ टाइम तक। ठीक है, बहुत सारी मेमोरीज होती हैं उसकी, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो सिर्फ वो वही रिकॉल कर पाता है जो कि तुम्हारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में जितना स्टोर होता है, बस वही रिकॉल कर पाता है। ठीक है, तो LSTM भी क्या करता है, LSTM तुम्हारी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको रखता है, और जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें हैं, जितनी भी अननेसेसरी डिटेल्स हैं, उनको भूल जाता है, इतना ध्यान नहीं देता, इतना फोकस नहीं करता। जिससे क्या होता है कि LSTM RNN से बहुत अच्छा काम कर पाता है। ठीक है, लेकिन बट स्टिल इसकी भी एक कॉन्टेक्स्ट समझने की लिमिट होती है। ठीक है, लेकिन RNN से बेटर है। लेट सपोज कि ये सिर्फ 5 वर्ड्स को याद रख पाता है और बहुत अच्छा काम कर पाता है। LSTM तुम्हारा एट द सेम प्लेस तुम्हारा 20 वर्ड्स को याद कर पाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो LSTM है इट इज़ बेटर देन RNN, लेकिन ह्यूमन थोड़ा और लालची है, उसे पूरा डॉक्यूमेंट कंटेनिंग 500 और 1000 वर्ड्स का पूरा डॉक्यूमेंट उसे अपलोड करना है, और उसे पूरा डॉक्यूमेंट समझना है और समराइज़ कराना है। ठीक है, समराइज करके उसे सिर्फ 100 वर्ड्स में चाहिए, तो ये नहीं कर पाएगा। बट इससे वो चाहते हैं कि ये इतने बड़े डॉक्यूमेंट का कॉन्टेक्स्ट समझे और उसके बाद में उसको समराइज़ करे, बहुत ही कम शब्दों में से बताए। अब रिसर्चर्स ने क्या किया, टू मूव फॉरवर्ड रिसर्चर ने क्रिएट किया एक और कॉन्सेप्ट, दैट इज़ सीक्वेंस टू सीक्वेंस
का आर्किटेक्चर, जिसमें तुम सीक्वेंस दोगे और आउटपुट में तुम्हारा सीक्वेंस आएगा, दैट इज सीक्वेंस टू सीक्वेंस आर्किटेक्चर। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं। अगर एक काम नहीं कर सकता तो ठीक है, हम 2 लोगों को हायर कर लेते हैं, 2 लोगों से काम करवाएंगे। तो मान लो ये 2 वर्कर हैं, ये वर्कर 1, ये वर्कर 2। अब क्या होगा, ये जो एनकोडर वाला जो है, जिस वर्कर का नाम जो एनकोडर है, ये क्या करेगा, तुम्हारा सिर्फ रीड करेगा इनपुट टेक्स्ट को और उसको समझेगा। ठीक है, इसका एनकोडर का यही काम है कि जो भी तुम्हारा इनपुट टेक्स्ट आया, जो भी तुम्हारा इनपुट टेक्स्ट है उसको रीड करेगा और समझेगा। एट द सेम प्लेस डिकोडर उसके बाद क्या करेगा, उसी कॉन्टेक्स्ट जो इसने कॉन्टेक्स्ट समझ कर पास किया है डिकोडर को कि ये देख मेरा काम हो गया, आगे का तेरा काम है, ये उस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेगा और तुम्हारा आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, काम बट गया, 2 लोग काम करेंगे। एनकोडर के अंदर आउटपुट जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है एम्बेडिंग का। आई पेस्ट वन वीडियो, मैं पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ व्हाट इज़ एम्बेडिंग्स। तो पहले क्या होता है, ये वर्ड्स को कन्वर्ट करना पड़ता है, वर्ड्स को कन्वर्ट करना पड़ता है नंबर्स में, एक वेक्टर जिसके अंदर तुम्हारी पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी सिर्फ एक वर्ड की। सो 1 वर्ड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 वेक्टर। लेट मी ड्रॉ द आर्किटेक्चर। ओके, तो मान लो ये तुम्हारा एनकोडर है, ठीक है, ये तुम्हारा डिकोडर है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा सेंटेंस है, लेट्स सपोज छोटा सेंटेंस लेती हूँ मैं, आई लव प्लांट्स। इसमें तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क्स लगे हैं, 3 वर्ड्स हैं सेंटेंस में, सो आई हैव टेकन 3। अब ये तुम्हारे RNN भी ले सकते हो या फिर तुम LSTM भी ले सकते हो। अब ये क्या करेगा, ये वर्ड एज इट इज़, ये पूरा सेंटेंस तो जा नहीं सकता, अब ये कन्वर्ट होगा तुम्हारा वेक्टर्स में। सो लेट्स सपोज कि आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है आई को, लव को रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा, लेट्स सपोज ये वाला न्यूमेरिक वेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा ये वाला वेक्टर। अब ये वेक्टर जाएगा इसमें, इसका जो भी कॉन्टेक्स्ट है इट विल पास द इन्फॉर्मेशन इन द नेक्स्ट LSTM और RNN। ये जाएगा, इसके पास इसके पहले वाले की भी इन्फॉर्मेशन है और ये एक और वर्ड लेगा, उसको समझेगा बेस्ड ऑन द प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, ये अपनी इन्फॉर्मेशन पास करेगा आगे। फिर जो थर्ड वेक्टर है, थर्ड वर्ड जो है सेंटेंस में, वो जाएगा, इसके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है प्रीवियस वाले की और ये। ठीक है, अब इस पूरे सेंटेंस को इसने समझ लिया, एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर लिया कि हाँ कि पूरा सेंटेंस क्या कहना चाहता है। अब ये क्या करेगा, इतने 3 वेक्टर्स को समझकर सिर्फ एक वेक्टर में, लेट्स सपोज ये V मेरा एक वेक्टर में डिकोडर को देगा पूरा समझकर, उसे बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, जिसमें उस सेंटेंस का जो भी एनकोडर ने समझा है सेंटेंस से इनपुट टेक्स्ट से, तो उसका पूरा एक वेक्टर में करके और ये डिकोडर को देगा। डिकोडर क्या करेगा, डिकोडर में अगेन नंबर ऑफ LSTM और RNN विल बी देयर, जो कि हर एक वेक्टर का, इसमें जो एक वेक्टर कॉन्टेक्स्ट वेक्टर दिया है इसको ब्रेक डाउन करके समझेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि ट्रांसलेशन वाला है, तो आई लव प्लांट्स मुझे करके इसने आउटपुट में दे दिया। ठीक है, जनरेट कर दिया आउटपुट, इसका पहले वाले का कॉन्टेक्स्ट समझकर, जो कि एनकोडर ने आधी हेल्प करके दे दी कि लो भाई कॉन्टेक्स्ट मैंने समझ लिया, एक वेक्टर में दे दिया, तो मैं सिर्फ डिकोड करके आउटपुट जनरेट करना है। ह्यूमन खुश था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि अगर तुम्हें कोई बहुत बड़ी सी स्टोरी सुना दे, कोई बहुत बड़ी स्टोरी सुना दे तुम्हें, और तुम्हें बोले कि सिर्फ एक लाइन में स्टोरी को बताओ, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर यही तो काम करता है। अगर लेट्स सपोज कि बहुत बड़ा सेंटेंस होता है या फिर बहुत नंबर ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, तो उसका कॉन्टेक्स्ट तो समझ लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक वेक्टर में, उस कॉन्टेक्स्ट को एक वेक्टर में देकर ये डिकोडर को देता, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि तुम पूरी इतनी बड़ी स्टोरी विद नंबर ऑफ लाइन्स को एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में तुम कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जिसमें क्या होगा, अगर कर भी लिया तो इससे क्या होगा, जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है दैट विल बी ओवरफ्लो हो जाएगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो लूज़ हो जाएंगी। ठीक है, और जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है वो भी बहुत वीक हो जाएगी, अच्छी तरह ये इसको ट्रांसलेट करके नहीं दे पाएगा, क्योंकि कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है, वो एक वेक्टर नहीं बता पाएगा, तो पूरा कॉन्टेक्स्ट उसका वीक हो जाएगा, परफॉर्मेंस तुम्हारी वीक हो जाएगी। अनदर प्रॉब्लम ये है कि ये क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, पहले एक स्टेप कंप्लीट होगा फिर इट विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। सो इसमें जो तुम्हारी पैरेलल प्रोसेसिंग है दैट इज़ नॉट देयर, पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं है। रियल लाइफ एग्जांपल के लिए तुम सोच लो कि तुमने एक कंपनी में काम करने के लिए 10 वर्कर्स रखे,
ठीक है। लेकिन 10 वर्कर्स में क्या कर रहा है, एक वर्कर काम करेगा, बाकी सब रेस्ट करेंगे जब तक ये पहले का काम हो नहीं जाता। तो ऑल द वर्कर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सेकंड काम करेगा तो ये पहला वाला नहीं करेगा, बाकी नहीं करेंगे जब तक सेकंड वाले का ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये एफिशिएंसी काफ़ी लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो तुम्हारे हार्डवेयर हैं, जीपीयू वगैरह, जिसमें मल्टीपल कोर्स होते हैं, जिसके पास कैपेबिलिटी है, जिसके साथ में काम कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क एक टाइम पे कर सकते हैं, जो पैरेलल करने का जो काम है, इसके लिए तो बना है ये जीपीयू वगैरह, ठीक है, हार्ड जीपीयू वगैरह। तो वो नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो भी बहुत स्लो होगी और बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट है। ये सीक्वेंशियल मॉडल्स हैं, ये सीक्वेंस में काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, पैरेलल नहीं करते हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये। अब इतनी सारी लिमिटेशंस के बाद में आता है तुम्हारा अटेंशन मैकेनिज्म। ये सॉल्व कर देते हैं तुम्हारी दोनों प्रॉब्लम। एक तो तुम्हारी कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम, जो कि हमें हो रही थी पहले, अच्छी तरह नहीं सेंटेंस को या पूरी स्टोरी को समझ पा रहा था, इतनी अच्छी तरह एफिशिएंटली वो आंसर नहीं कर पाएगा। और जो तुम्हारी सीक्वेंस की जो प्रॉब्लम थी, सीक्वेंशियल इनएफिशिएंसी जो थी, वो भी सॉल्व कर देता है। इसका मेन मोटिव क्या है कि भाई तुम्हें सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फोकस ओनली ऑन व्हाट मैटर्स। यही तो आजकल चल रहा है जीवन में भी, सिर्फ जो मैटर करता है उसी पे फोकस करो, फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो, ठीक है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी, न्यू न्यू चीज़ें आती जाएंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अटेंशन मैकेनिज़्म को। अब अटेंशन मैकेनिज़्म पढ़ने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। कैसे स्टेप बाय स्टेप फिर सेल्फ अटेंशन को भी पढ़ेंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और फिर कैसे ये सब कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसफार्मर्स में, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। तुम्हारा जीपीटी है, बर्ड वगैरह जो बड़े बड़े वर्ड्स को मिले हैं। सो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे सिंपल वे में क्लियर करते जाएंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।